रशिया और अमेरिका जो दो बहुत बड़ी पावर है कि जब अमेरिका कहीं अटैक करता है तो रशिया से पहले बात कर लेता है और रशिया कहीं अटैक करता है तो अमेरिका से पहले बात कर लेता है। हेलो फ्रेंड्स, रशिया और अमेरिका जो दो बहुत बड़ी पावर है या सुपर पावर है इस पूरी दुनिया की, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जब अमेरिका कहीं अटैक करता है तो रशिया से पहले बात कर लेता है और रशिया कहीं अटैक करता है तो अमेरिका से पहले बात कर लेता है, या अगर पहले बातचीत ना भी हो तो हमले के बाद इनकी कुछ डील्स आती हैं जिसमें ये एक दूसरे से कुछ आदान प्रदान कर देते हैं, कुछ चीजों का लेन देन कर लेते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। एक प्राइम एग्जांपल है इसका वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। आपको पता ही है कि यूक्रेन में वॉर चल रहा है रशिया का, और जब राष्ट्रपति बाइडेन थे यूएस के, उन्होंने खुल के सपोर्ट किया यूक्रेन को, हथियार भेजे, पैसे भेजे, चीजें की। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने उस तरीके से यूक्रेन को और जेलेंस्की को, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस यूक्रेन है, उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसे बाइडेन कर रहे थे, जो बाइडेन। और हथियार जब मांगे जेलेंस्की ने तो उन्होंने टॉम हॉक मिसाइल, जो प्रीमियर मिसाइल में से एक मिसाइल है अमेरिका की, वो जेलेंस्की को देने से मना कर दिया क्योंकि इससे ट्रंप को लगा कि वॉर और भड़क जाएगा। और जो भी डील्स की बातचीत चल रही है, अभी भी चल रही है, वो रशिया से डायरेक्टली अमेरिका कर रहा है। वो यूक्रेन को ज्यादा पूछ ही नहीं रहे, ज्यादा भाव दे ही नहीं रहे। अब बहुत लोगों का मानना है कि जब यूएस ने बात करी रशिया से, ऐसा तो नहीं है कि वेनेजुएला के बारे में बताया नहीं होगा रशिया को यूएस ने, और नहीं बताया होगा तो जब हमला हो गया उसके बाद तो पता लगा ही रशिया को। तो रशिया अपने हथियार भेज सकता था वेनेजुएला, डायरेक्ट सपोर्ट करता था वेनेजुएला की, और वॉर कर सकता है अमेरिका से। अमेरिका ने हालांकि 3 ऑयल टैंकर भी जब्त कर लिए रशिया के, जो वेनेजुएला से तेल ले जा रहे थे या वेनेजुएला जा रहे थे तेल ले जाने के लिए। इसके बावजूद रशिया ने कोई बहुत ज्यादा रिटेलिएशन नहीं करा, जवाबी कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ जवानी खर्च किया, बोल दिया कि ये सही तरीका नहीं है और यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसका सबको ध्यान रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। ग्रीनलैंड पर जब हमले की बात करी यूएस ने तो रशिया तो खुश हो गया, बिकॉज रशिया क्या चाहता है, रशिया के किसी भी प्रेसिडेंट का जो ड्रीम होगा वो ड्रीम होगा नाटो को आपस में लड़ते देखना और नाटो को टूटते देखना। और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में कब्जा कर लेता है, जो कि अमेरिका काफी कैपेबल है करने के लिए, तो उसके बाद तो जो ये नाटो है इसका टूटना तो तय है, लगभग तय नहीं 100% तय। और अमेरिका को ग्रीनलैंड में कब्जा अगर करना है तो अमेरिका को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड के अंदर ऑलरेडी अमेरिका का बेस है, वहां उनकी ऑलरेडी फौज है, तो ग्राउंड ऑपरेशन वो स्टार्ट कर सकते हैं वहीं से। अमेरिका का ये मानना है कि ग्रीनलैंड जो है वो उनका गोल्ड ड्रोम बनेगा या आयरन गोल्ड ड्रोम बनेगा। एक तो आयरन ड्रोम है जो इसराइल के पास है, जिसका कारनामा हम सब देखते रहते हैं जब भी उनको हमला करता है हमास, हिजबुल्लाह या ईरान ने किए थे, तो 95% 99% वो सारे हमले मार के रोक देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वैसा ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया था $175 बिलियन का, $175 बिलियन का, जिसमें वो चाहते हैं कि यूएस को शील्ड किया जाए हर बाहरी हमले से। और वो कहते हैं कि ये शील्ड हम ग्रीनलैंड में लगा देंगे तो ग्रीनलैंड से यूएस तक आने की खत्म मामला। क्योंकि आज की डेट में जो ग्रीनलैंड में बेस है अमेरिका का, उसके 3-4 मेन काम है। पहला काम है मिसाइल को डिटेक्ट करना, अगर कोई मिसाइल यूएस की तरफ आ रही है तो, और उसे रास्ते में डिस्ट्रॉय करना। यानी बेसिकली उन्होंने यूएस के और बाकी दुनिया के बीच में एक ग्रीनलैंड में बेस बना रखा है मिसाइल्स के लिए स्पेशली। अब अगर वो ग्रीनलैंड कब्जा भी कर लेते हैं तो अरबों खरबों का जो मिलेगा उनको खनिज, ऑयल, यूरेनियम, गोल्ड, सिल्वर, इथियम, लिथियम वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेन उनको मिल जाएगा वो मिल जाएगा एक एरिया, एक जगह जिसे वो 51st स्टेट बना सकते हैं यूएस का, और वो कह सकते हैं कि आर्कटिक महासागर के अंदर भी हमारी पहुंच है। और अगर ग्रीनलैंड गया तो यूरोपियन यूनियन के बाकी विदेश भी जाएंगे यूएस के अंदर, ही कंफर्म है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो नाटो का टूटना रशिया चाहता है बेस्ट हो जाए, इसका मतलब रशिया उसमें भी ओके है। लेकिन जब ईरान पर हमले की बात आई तो रशिया ने क्या बोला कि ईरान इज अवर रेड लाइन, अगर ईरान में हमला करता है अमेरिका तो फिर इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसका मतलब रशिया लड़ सकता है फिर। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि डील कर लिया, अमेरिका बोलता है कि भैया हमने वेनेजुएला कब्जा कर लिया, तुम चुप रहो, हम ग्रीनलैंड लेंगे, तुम चुप रहो, हम ईरान ले लेंगे, तुम चुप रहना, तुम यूक्रेन ले लो, खत्म, तुम यूक्रेन का इधर कब्जा कर लो, हम इधर कर लेते हैं कब्जा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि एक C5 नाम की थ्योरी है डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में, कोर 5। वो कहते हैं कि कोर 5 होनी चाहिए, दुनिया के 5 बेस्ट नेशन होने चाहिए,
और वो बाकी दुनिया को चाहिए कंट्रोल करना, यानी सेम माइंडसेट जो पहले था उपनिवेशवाद का, कॉलोनीज का। यूके था, स्पेन था, फ्रांस थे, इनकी अपनी कॉलोनीज थी। सबसे बड़ा तो ब्रिटिश ही थे, लेकिन उसके अलावा फ्रांस और स्पेन की भी कॉलोनीज थी। वही सेम माइंडसेट चाहता है यूएस कि हमारी कॉलोनी बना ले हम। जैसे उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया है वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि वेनेजुएला अब कॉलोनी है यूएस की, सिंपल। वो ग्रीनलैंड कब्जा करना चाहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि ग्रीनलैंड हमारा एरिया है, हमारा कब्जा कर लेंगे इस पर। हालांकि डेनमार्क जो ग्रीनलैंड का साथ है, सपोर्ट कर रहा है, और साथ में नाटो के देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके, ये सब कहते हैं कि हम डेनमार्क अपनी फौज भेजेंगे। बट 90% लोगों का मानना है कि पूरी यूरोपियन यूनियन की फौज भी अमेरिका की फौज का सामना नहीं कर पाएगी अगर अमेरिका हमला करता है तो। बट रशिया तो बिन में नहीं है। बट ईरान में ऐसा नहीं होगा। ईरान के लिए रशिया विल फाइट। रशिया ने बोल दिया कि हम आएंगे लड़ने के लिए। तो क्या ईरान एक वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, या पुरानी डील्स की तरह पूरा 100% यूक्रेन रशिया का, ईरान पर कब्जा अमेरिका का, या ईरान की रिजीम चेंज, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड अमेरिका के हिस्से में? क्या ये डील बन जाएगी? बहुत से लोगों का मानना है कि रशिया और चाइना ईरान को नहीं गिरने देंगे, क्योंकि अगर ईरान गिरा तो एक तो ईरान जैसा सहयोगी उनका जाएगा जिसमें भरपूर मात्रा में ऑयल है, जो मिडिल ईस्ट में उनका एक बहुत बड़ा पार्टनर है। दूसरा, लोग ये सोचेंगे कि यार अमेरिका तो अपने पार्टनर्स के लिए लड़ने आता है, बट रशिया और चाइना नहीं आते हैं। तो इस केस में ये दोनों देशों की वैल्यू जो है कम होगी, गिरेगी, और ये अच्छा नहीं होगा। फ्यूचर में इनको पार्टनर ढूंढने में बहुत मुश्किल आएगी। अमेरिका क्या ईरान को कब्जा में लेना चाहता है? शायद नहीं। शायद वो चाहता है कि पपेट वहां बैठे, या उनकी सरकार ऐसी बने वहां जो उनकी बात माने। और उसमें सबसे बेस्ट नाम है रिजा पहलवी का। रिजा पहलवी जो ईरान के निर्वासित राजकुमार हैं, प्रिंस, क्राउन प्रिंस हैं। और अगर वो वापस आते हैं ईरान के अंदर, अगर खामनी सरकार गिरती है और रिजा पहलवी गवर्नमेंट आती है, तो जाहिर सी बात है कि रिजा पहलवी पिछले 49 साल से कहां पर है? यूएस के अंदर है। उनकी 3 बेटियां यूएस में पली बड़ी, यूएस में जन्मी है। तो जो यूएस कहेगा, जो यूएस बोलेगा, वो उनको मानना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उनको मना करवाना मुश्किल है, तो मानेंगे। तो यहाँ पर शायद जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद को वेनेजुएला में, वो कंडीशन यहाँ नहीं आएगी। और ईरान में रिजीम चेंज होने के बावजूद अमेरिका ही कंट्रोल करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट रशिया और चाइना ऐसा होने देंगे? बहुत ज्यादा चांस है कि शायद वो सैनिक ना भेजें, अपने हथियार भेजें। बट रशिया के साथ यू नेवर नो। 1971 में यूएसएसआर उस समय का अगेंस्ट अमेरिका खड़ा हो गया था, भारत में आके, भारत के लिए अमेरिका के खिलाफ अपनी पनडुब्बी लेके। 7वां बेड़ा यूएस का सबसे बड़ा था, हमला करने आ गया था पाकिस्तान के सपोर्ट में। बांग्लादेश जो आज का है उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान, वहां पर आए थे लड़ने के लिए यूएस से। लेकिन उनके आने से पहले पनडुब्बी रशिया की आ चुकी थी सागर में। उन्होंने बोल दिया था कि अगर यूएस ने रेड एंड टॉस की, वी विल हिट यू बैक। और उसके बाद यूएस हमला नहीं कर पाया। क्या सेम काम वो कर सकते हैं ईरान के अंदर आज की डेट में? तब यूएसएसआर की पावर और यूएस की पावर आपस में लगभग सेम थी, बट अब यूएस की पावर रशिया से काफी ज्यादा है। तो डायरेक्टली हमला करना चाहते हैं क्या रशियंस? मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी कि ईरान में यूएस और इसराइल का वॉर जो शुरू अगर होता है तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बनेगा, या कोई सीक्रेट डील हो जाएगी रशिया और यूएस की और ये कहानी खत्म हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।